गुड मॉर्निंग। कल 45 क्वेश्चंस मैंने डाला है एनडीए का और आज 46 क्वेश्चन डालेंगे और न्यूटन्स लॉ का कुछ पार्ट मैंने डाला हुआ था। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 46 या सीधा सा एक आध सवाल फ्रिक्शन का देख लो। फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है, तो मान लो कि हमारा एक ये दिया हुआ है, ढंग सा ब्लॉक दिया हुआ है, इस टाइप का दिया हुआ है। ऐसा ब्लॉक हमारा 10 kg का ब्लॉक हमारा, ठीक है। इस पर हमारा मान लो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और तुम्हारा म्यू जो है ना ये 0.1। यहाँ ये बोल दे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसा क्वेश्चन है कि 10 kg का ब्लॉक है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन का है, म्यू इतना होगा। तो वर्क डन बाय फाइंड, यहाँ सीधा देगा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स के साथ वर्क कैसे होगा, पर ये बताओ। एफ बराबर क्या होता है, म्यू आर होता है। तो सीधा क्या होगा, यहाँ लिख दोगे म्यू एम जी या म्यू एन, जो भी तुमको लिखना है। यहाँ पे म्यू कितना हमारा 0.1, मास कितना है 10 है, जी कितना है मान लो 10 ले लिया, तो ये 10 न्यूटन हमारा हो गया। कितना हो गया हमारा 10 न्यूटन हो गया। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलो। सिंपल सा पार्ट इसमें क्वेश्चन हमारा होता है कि जैसे इम्पल्स की बात हम लोग कर रहे हैं, इम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो सीधा इम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ सीधा देगा कि क्वेश्चन आता है कि डायमेंशन या यूनिट ऑफ इम्पल्स, डायमेंशन ऑफ इम्पल्सेज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। तो इम्पल्स हमारा जे बराबर क्या होता है, एफ टी होता है। इसका एफ का क्या लिखोगे, एम एल टी माइनस 2, ये क्या लिखोगे टी लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आता है। ये ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं आता है, न्यूटन्स लॉ में इजी टाइप का क्वेश्चन होता है। और एक आध क्वेश्चन और इसमें देखो, जो आने वाला क्वेश्चन है उसी पर फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात हम करें तो 48 की बात करेंगे तो इसमें एक चीज़ और देखना, तो मोमेंटम बेस्ड क्वेश्चन। मोमेंटम बेस्ड क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन दे रहा है कि एक बॉडी हमारा 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो एक यहाँ पे ये क्वेश्चन देता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे एक बॉडी को मान लो 60 डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है। बॉडी को 60 डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है, किस वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जा रहा है। तो बोलेगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम, मोमेंटम फाइंड मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, फाइंड मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। तो P बराबर हाईएस्ट पॉइंट पे तुम्हारा एम यू कॉस थीटा होता है, याद रखना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्योंकि न्यूटन से रिलेटेड इसलिए मैंने कहा कि मोमेंटम पूछ रहा है। ऐसे का इस ढंग से देखो, यहाँ तो हमारा यू कॉस थीटा होता है, जानते हो। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, तो सीधा फॉर्मूला याद रखना, यू कॉस थीटा कितना, बॉडी मास नहीं दिया हुआ है तो मास भी यहाँ है, मास बॉडी का 50 ग्राम है। यहाँ पे दे दो मास को 50/1000 kg में चेंज किया। यू कितना है, ये 10 मीटर पर सेकंड है। और यहाँ पे लिख दो कॉस 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500/1000, 1000 है यहाँ पे, गुना कर दिया हाफ, ये 2 बार में करो तो 1/4 हो गया। तो 0.25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारा इसका आंसर। क्लियर है, देख लो इसको, नोट करो, ठीक है। यहाँ पे देख लो इसको, फिर आगे चलो नेक्स्ट में 49। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49, तो 49 में मान लो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स।
निम्नलिखित में से कौन कंजर्वेटिव फोर्स, विच ऑफ द, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव, निम्नलिखित में से कौन कंजर्वेटिव फोर्स है। पहला दे दिया फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा दे दिया विस्कस फोर्स, तीसरा दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स और चौथा दे दिया नन ऑफ दिस। अब ध्यान देना यहाँ, सबसे पहले तुमको दोनों के बारे में जानना पड़ेगा। कंजर्वेटिव क्या होता है? ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम कंजर्वेटिव फोर्स पे कहते हैं कि ये फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये पाथ पे निर्भर जो फोर्स नहीं करता है उसको क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव। ध्यान देना, हमने कहा जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा फोर्स जो पाथ पे निर्भर नहीं करता उसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो इसमें से देखो, ये तो पाथ पे डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव नहीं है। ये भी पाथ पे डिपेंड करता है, विस्कस फोर्स विस्कोसिटी में है, लिक्विड फोर्स फ्लूइड में जो फोर्स लगता है, ये भी विस्कस है। ग्रेविटेशनल हमारा पाथ पे निर्भर नहीं करता है। मान लो कि बॉडी ऊपर है, नीचे है, अर्थ पे है, अर्थ से ऊपर है, कहीं रखा हुआ है, तो उसमें हमारा पाथ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। इसी में कहा जाता है हमारा, ध्यान देना यहाँ पे, इस लेवल में एक क्वेश्चन फिर वर्क एनर्जी से हमारा देखोगे कि कभी कभी क्वेश्चन दे देता है यहाँ पे कि हमारा इफ़िशियंसी का दे देता है कि ए मोटर, ये लगता है पंप्स वाटर, ये पंप्स 100 kg वाटर दे दो, पंप्स 100 kg वाटर टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर इन 10 सेकेंड या 5 सेकेंड, कुछ भी दे दो, 5 सेकेंड। इफ इफिशियंसी ऑफ मशीन बी 60%, then what will be the power of pump motor? Then find power of मोटर का पावर क्या है। यहाँ तुमको जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, इसको ध्यान देना यहाँ। तो जैसे ही पावर की बात करेंगे ना, देखिए इफ़िशियंसी दिया हुआ है, इस सवाल को याद रखना तुम। जैसे इफ़िशियंसी जो होता है ना, ये होता है पावर आउटपुट बटा इनपुट। यहाँ पे क्या लिखोगे? ये लिखेंगे पावर आउटपुट, नीचे लिखेंगे पावर इनपुट। तो ये निकालना है तुमको। शक्ति से मतलब होता है जैसे जितना वो इनटेक कर सकता है, जितना ले सकता है अपने अंदर, उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। तो यहाँ में इनपुट ही निकालना है, तो पावर इनपुट निकालिएगा। ये क्या दे देगा? ये लिखेंगे पावर आउटपुट बटा ईटा को इफ़िशियंसी हम लोग कहते हैं। ईटा को क्या बोलते हैं? इफ़िशियंसी। तब ये बताओ कि हमारा क्या कर, पावर तो W/T होता है, यहाँ पे W/T लिख दो, W/T गुना क्या? इफ़िशियंसी। फिर चलेंगे, अब यहाँ पे और एक और देखा, फिर ऊपर जा रहा है मोटर पानी को लेके कहाँ जा रहा है? ऊपर। कौन सी एनर्जी है? वो एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? mgh/T गुना ईटा। मास कितना है? मास देखो 100 kg था, यहाँ पर लिखो 100 kg। जी कितना है? 10 है। और हाइट कितना है? हाइट भी हमारा शायद 10 मीटर है, यहाँ पे देख लो, हाइट 10 मीटर है। टाइम कितना है? 5 सेकंड है। अब गुना इफ़िशियंसी 60%। क्लियर? अब चलो तो इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। इसको लिखो यहाँ पे, देख लो, यहाँ आगे जाएंगे तो हमारा डायरेक्ट लिख लो 1 2 3 4 बटा यहाँ पे 5 इंटू 60% को क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ हमारा 60%, यहाँ क्या लिखोगे? 60/100। यहाँ क्या लिखोगे? 3/5। यहाँ पे 5 लिख दो और नीचे 3 लिख दो। ठीक है, इसे करो,
ये हुआ 1 2 3, यहाँ पे हमारा 10,000/3। अब जो भी होगा इतना हमारा पावर इनपुट, इतना वाट हमारा मशीन का पावर होगा। क्लियर हुआ? देख लो एक बार इसको। ठीक, तो 10,000/3 वाट, 3 या इसको किलो वाट में भी चेंज कर सकते हो। वाट को किलो वाट में गुना 1000 कर दो, आ जाएगा हमारा 3.3 किलो वाट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.3 किलो वाट। फिर से ध्यान दें, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मोटर पंप है तो 100 kg वाटर को कहाँ तक चढ़ाता है? 10 मीटर की हाइट तक 5 सेकंड में ऊपर पंप करता है। इफ़िशियंसी मशीन का 60% दिया हुआ है। तो इनपुट क्या है या पावर क्या है? पावर से मतलब इनपुट होता है। इसे ईटा होता है पावर आउटपुट बटा इनपुट। तो मशीन की शक्ति पूछी जा रही है, पावर इनपुट क्या करोगे? आउटपुट बटा ईटा, W/T गुना mgh, क्योंकि ऊपर फेंक रहा है, ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन चेंज हो रहा है। mgh/T गुना ईटा बना लिया 3.3 किलो वाट। क्लियर? 49 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। 50 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 50। देख लीजिए, क्वेश्चन 50 पे आ जाओ कि क्वेश्चन 50 क्या कर रहा है। देखना है, एक आध क्वेश्चन इसमें है हमारा कि बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण से है? बर्नौली का जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन, या फिर सीधा क्वेश्चन देगा बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन, पहला यहाँ पे दे दिया पहला नंबर कंजर्वेशन ऑफ मास के संरक्षण पर, कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा दे दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और तीसरा दे दिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और चौथा दे दिया नन ऑफ दीज। इस टाइप का दे दिया तुमने। तो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे याद रखना है इसको। बर्नौली का थ्योरम किसके प्रिंसिपल पर आधारित है? बर्नौली का थ्योरम हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। नेक्स्ट चलो इसी में क्वेश्चन 51, क्वेश्चन 51 की तरफ चल रहा है। तो क्वेश्चन 51 जो है इसी के बेस में एक आता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। याद रखना कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमारा है ना, वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित। क्वेश्चन ही देखोगे उसके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित। ठीक है, यहाँ पे एक और देखिए इसी पार्ट में बर्नौली की थ्योरम में ही एक हमारा इसमें आता है कि उसमें बताया था मैंने यूनिट डायमेंशन में कि विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ml-1 T-1। यहाँ पे फिर आगे चलो इसी पार्ट में लिखते हैं कि while in a pipe flows pipe of radius, while in a pipe of radius 5 centimeter flows at the rate of हमारा 10 लीटर पर सेकंड दे रहा है, 10 लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल। तो उसका ऑयल के चलने का वेलोसिटी क्या है पाइप में। तो सीधा से आप देखो एक कम करना है, इसके लिए फार्मूला हमारा आता है, इसके लिए फार्मूला आता है कि हमारा AB बराबर होता है dV/dt। समझना इस चीज़ को, dV/dt जो हमारा है ना, ये है वॉल्यूम पर सेकंड, AB एरिया और ये वेलोसिटी। इसको क्या लिखेंगे? पाई स्क्वायर गुना V। ये कितना हमारा है? ये 10 लीटर पर सेकंड है, 10 लीटर पर सेकंड। एक कम करो, 10 लीटर हमारा है तो इसको क्या करोगे
10/3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको एक कम करो, 10/3 है तो 4 हो गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 10⁻⁶ मीटर क्यूब होता है, याद रखना। 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब करो तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10⁻² मीटर क्यूब। ध्यान देना, फिर से लीटर है ना, 10 × 10/3, क्योंकि 1 लीटर कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 + 1 4 हो गया, और ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करो, 10⁻⁶, तो -2 हमारा। एक कम करना, यहाँ पे देखो πr² की बात आ रही है, तो r कितना हमारा 5 सेंटीमीटर है। देखना फिर से, r हमारा 5 सेंटीमीटर है, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं कि 5 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5 × 10⁻² मीटर का स्क्वायर गुना भी बराबर 10 गुना, ये तो हो गया, वहाँ में निकला हुआ है 10⁻² निकला हुआ है। फिर चलो यहाँ पे पाई गुना 25 गुना 10⁻⁴ गुना भी बराबर 10⁻²। एक काम करो, भी दे दो, भी बराबर इधर निकालो, 10⁻² बटा ये लिख दो, पाई गुना 25 गुना 10⁻⁴, -4 हमारा है। देख रहे हो, उधर चला गया तो ये 25 पाई × 25 10⁻⁴, ऊपर देखे जाओ तो ये हमारा हो रहा है 100। देख दो यहाँ से, -4 और 2 है। यहाँ पे पाई का मान रखो 22/7 × 25, ख़त्म करो, 4 हो गया, ये हो गया 7 4 जा 28/22 कर दो, ये 11 हो गया, ये 14 हो गया, ये लिखो 1 लिखो 2 लिखो, मीटर पर सेकंड आंसर हो गया। क्लियर हुआ? यहाँ देखा किसी पाइप में वाइल का जो फ्लो है ऐसा है, ये सब का यहाँ ए भी बराबर dV/dt किया, ए का पायर स्क्वायर की पाइप हमारा है, तो पाइप का जो हमारा एरिया होगा क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पायर स्क्वायर। ये वेलोसिटी है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो dV/dt, वॉल्यूम बटा टाइम, ये दिया हुआ है। हम इसको बदल दिए, आर को ही बदल दिया, ऐसा यूनिट में बना दिया इसको। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन 52 पे चलो। नेक्स्ट में हमारा होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सरफेस टेंशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 52 चलो। 52 ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, पहला ये पहला देगा इंक्रीजेस, बढ़ता है, और दूसरा दिया डिक्रीजेस, और तीसरा दिया रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड, और तुम्हारा फोर्थ दे दिया नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। तो सीधा सा हमारा डिक्रीज करता है, याद रखना। जब सरफेस टेंशन, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन घटता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसी में से क्वेश्चन नंबर 53 की बात करो। स्फेरिकल शेप, द स्फेरिकल शेप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्फेरिकल शेप ऑफ रेनड्रॉप, रेनड्रॉप इज ड्यू टू, पहला नंबर दिया ड्यू टू विस्कोसिटी, दूसरा इलास्टिसिटी, तीसरा सरफेस टेंशन, और चौथा दे दिया सी ही दो, और चौथा दे दिया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी याद रखना कि वर्षा की बूंद का गोल हो जाना एक पॉपुलर क्वेश्चन है, तो ये हमारा सरफेस टेंशन से होता है। वर्षा की बूंद का गोल होना किस पर आधारित है? सरफेस टेंशन पे आधारित। क्लियर है? चलो, ये देखा टेम्परेचर बढ़ाते हैं सरफेस टेंशन घटता है, और वर्षा की बूंद का गोल होना किस पर आधारित है? सरफेस टेंशन पे। चलो 53
क्वेश्चन नंबर फिर हम 53 पे जा रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ और याद रखना इसके बाद कि सीधा एक पार्ट इसमें आता है कि ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूसेस इन उत्पन्न होता है। पहला दे दिया इन सॉलिड, दूसरा इन लिक्विड, तीसरा बोथ ऑफ एबव और डी नन ऑफ दिस, इस टाइप का क्वेश्चन तो दोनों में होता है। याद रखना कि ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न कहाँ होती है। अनुप्रस्थ तरंग हमारा सॉलिड में भी होता है और लिक्विड में भी होता है। फिर क्वेश्चन 54 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 54 ये फिर इसी का आधार पे देता है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इंपॉर्टेंट है दोनों, लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूसेस इन। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया इन, लिखो सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा दिया गैस और चौथा दे दिया ऑल ऑफ एबव, इस टाइप का। तो ऑल ऑफ एबव होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव सारे मटेरियल मीडियम में पैदा होता है। नोट करो, देख लो। इसके बाद तुम क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे लिख लिखता है कि इफ ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग vibrates in two segments, then the number of node is, समझना यहाँ पे, पहला होगा नंबर ऑफ नोड कह रहा है कि 2 होगा, दूसरा कह रहा है 3 होगा, तीसरा कह रहा है 4 होगा, चौथा कह रहा है नन ऑफ दीज होगा। तो समझना यहाँ पे पहले नोड को देखना पड़ेगा, नोड क्या होता है। तो देखो ये स्ट्रिंग हमारा है, ये कितने सेगमेंट में, 2 सेगमेंट, एक ये सेगमेंट हुआ, एक ये सेगमेंट। यहाँ देखो तो ये जो हमारा मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला जगह है ना, ये वाला, इसको नोड कहते हैं, इसको नोड कहते हैं, इसको नोड कहते हैं। ये एंटी नोड होता है। तो यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3, क्या होगा ऑप्शन 3। ऐसे भी नंबर ऑफ नोड होता है n+1, जो है n नंबर ऑफ सेगमेंट है। 2 सेगमेंट होगा, 3 होगा, 3 होगा तो 4 होगा, 5 सेगमेंट होगा तो 6 को नोड होगा, और उसमें एम्पलीट्यूड मात्र 2 होता है, एक एम्पलीट्यूड कम होता है। क्लियर है, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 56 चलो। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर, समझना है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स इज, पहला लैम्डा, दूसरा λ/2, तीसरा λ/4, चौथा नन ऑफ दिस। 2 लगातार नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/2 होता है। ये सब याद रख लेना है। 2 लगातार नोड या एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2, नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4 होती है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 57, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज, यहाँ पे याद रखना, ए फिर देगा लैम्डा देगा, बी तुम्हारा λ/2 देगा, सी तुम्हारा λ/3 देगा, डी तुम्हारा λ/4 देगा। तो λ/4 होता है।
दो लगातार नोड के बीच की, नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4, दो लगातार नोड के बीच की दूरी λ/2 और दो लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2। लेकिन नोड और एंटी नोड या एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी, λ/4 होता है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाओ। देखना, यहाँ पे सीधा बोला जाता है कि जैसे क्लोज ऑर्गन पाइप के हार्मोनिक्स होते हैं, द हार्मोनिक्स ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज, अब ध्यान देना है आप, पहला बोलेगा ऑड हार्मोनिक्स, क्या बोला, ऑड हार्मोनिक बोला। दूसरा बोल रहा है इवन हार्मोनिक, इवन हार्मोनिक्स बोल रहा है। तीसरा तुमको बोथ ऑफ एबव बोल रहा है, बोथ ऑफ उपयुक्त दोनों। और चौथा बोल रहा है तुमको नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अब ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि अब इसका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, याद भी कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लोज का जो होता है ना हमारा, तो क्लोज ऑर्गन पाइप का ऑड हार्मोनिक होता है, ये याद रखना। ऑड हार्मोनिक से ये मतलब होता है इसकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:3:5। इसकी फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होता है ना, ये हमारा होता है 1:3:5, यही हमारा हार्मोनिक्स में आता है, ये याद रखना। लेकिन ओपन ऑर्गन पाइप जाएंगे ना, तो ऑड इवन दोनों हो जाए। ओपन के लिए ऑड इवन दोनों होता है, लेकिन क्लोज के लिए हमारा ऑड हार्मोनिक्स होता है, इसको याद रखिएगा में। अच्छा, फिर एक बात आ रही है यहाँ पे, क्वेश्चन हमारा 58 हुआ, 59 पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखना है। इसमें कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज, वेव है यहाँ पे, वेव इज गिवन बाय, यहाँ पर लिखते हैं y बराबर 5 sin 0.4x माइनस 5t। क्वेश्चन दे दिया कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ वेव इज, अब दे दिया पहला ए दे दिया तुमको, बी दे दिया। अब एक कम करो, इस पार्ट को एक चीज़ सीखना तुम, y बराबर होता है a sin kx माइनस ओमेगा टी। कुछ भी पूछ देगा, वेवलेंथ पूछे फ्रीक्वेंसी पूछे, जो भी पूछे, कुछ भी पूछा जाता है इसमें। तो इसमें हमारा एम्पलीट्यूड यहाँ हमारा है 5 sin 0.4x और माइनस यहाँ 5t है। देख लो, इससे मिला क्वेश्चन को, 0.4x 5t। kx हमारा ये है, यहाँ kx कितना हमारा है 0.4x है, इसको ख़त्म करो। k क्या होता है 2π/λ, ये क्या करोगे 0.4, लैम्डा कर दो 2π/0.4, ये हमारा हो गया 5π। ये बहुत अच्छा करो तो 3.14, ये लिख दो तुम 15.7 मीटर में। यहाँ पे तुमको दे देगा ऑप्शन, 3-4 ऑप्शन दे देगा। यहाँ मान लो दे दिया 16 मीटर, यहाँ दे दिया 17 मीटर, डी दे दिया 10 मीटर, सी डी दे दिया 5 मीटर। तो लगभग 17 है तो 17 पे टिक मार देंगे, क्योंकि हमारा 16 है, क्योंकि लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो हम इसी में टिक मार के निकल जाएंगे। 15.7 समझ दो यहाँ पे, ठीक है, समझो। इसमें देखो, इसमें अलग क्वेश्चन भी हो सकता है कि तुमको इसमें हमको फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, इसमें तुमको एम्पलीट्यूड पूछ सकता है, कुछ भी पूछता है। इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, तो फ्रीक्वेंसी होगा इससे निकाल लेंगे। और एम्पलीट्यूड हमारा ये है, जैसे फ्रीक्वेंसी ये होगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2πn होता है या 2πf होता है। यहाँ पे ओमेगा कितना, ओमेगा टी देख लो, यहाँ पे ओमेगा टी की जगह 5t हमारा है, ओमेगा टी की जगह क्या है 5t। ऐसा करो, ओमेगा टी बराबर क्या है 5t है, टी कैंसिल करो, 2πf करो, ये 5 होगा, f निकालेंगे 5/2π हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस ढंग से हमारा इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 60 की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन 60 60 नंबर क्वेश्चन देखो। डॉपलर इफेक्ट इज अप्लीकेबल फॉर डॉपलर्स इफेक्ट इज अप्लीकेबल फॉर, पहला यहाँ पे दे दिया स्पीड ऑफ साउंड, दूसरा दे दिया स्पीड ऑफ लाइट, और तीसरा दे दिया बोथ ऑफ उपयुक्त दोनों, और चौथा दे दिया तुमको नन ऑफ दिस। ध्यान देना है, ये दोनों के लिए लागू होता है। डॉपलर इफेक्ट तुम्हारा स्पीड ऑफ साउंड के लिए भी लागू होता है और स्पीड ऑफ लाइट के लिए भी लागू होता है। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है कि ऑडिबल रेंज पूछा हुआ भी है। ऑडिबल रेंज होता है ऑफ ह्यूमन, दे देना ऑफ ह्यूमन इज, आदमी के लिए ऑडिबल रेंज है, सभ्यता सीमा है। पहला हमारा है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। दूसरा दे दिया तुमको लेस दैन 20 हर्ट्ज दे दिया तुमको। तीसरा दे दिया मोर दैन 20 हर्ट्ज दे दिया, 20,000 हर्ट्ज दे दिया। ठीक है, डी दे दिया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होता है, नन ऑफ दिस। तो इसमें सीधा सा हमारा वैल्यू ये हो जाएगा। ये याद करने वाला है, इसको देख लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन नंबर 62 लिखते हैं कि इफ़ मैक नंबर इक्वल टू 1 देन विच इज ट्रू। यदि मैक नंबर 1 हो तो कौन सही है। तो पहला हमारा है कि इसमें हमारा स्पीड ऑफ बॉडी मोर देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। दूसरा दे देगा स्पीड ऑफ बॉडी लेस देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। फिर तीसरा देगा स्पीड ऑफ बॉडी इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और चौथा दे दिया नन ऑफ दिस। यहाँ पे ध्यान देना। तो कलम मैक नंबर कहते किसको है। मैक नंबर किसी बॉडी का स्पीड और साउंड का स्पीड का जो रेशियो होता है ना, बॉडी का स्पीड और साउंड का स्पीड का रेशियो होता है, तो वो मैक नंबर हमारा होता है। मैक नंबर 1 हो तो हमारा बॉडी का स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, साउंड के स्पीड के, माने साउंड का जो एयर में स्पीड है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। 63 क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाओ। 63 अब यहाँ पे देगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज, यहाँ लिख दिया कि हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज, पहला दिया ये 273 डिग्री सेल्सियस। दूसरा दे दिया -273 डिग्री सेल्सियस। तीसरा दे दिया 0 की। चौथा दे दिया 373 के। टिक द करेक्ट वन। टिक द your correct choice. The correct choice is पहला नंबर हमारा कि ओनली ए, केवल ए होगा। दूसरा चॉइस दे रहा है बी एंड सी। तीसरा दे रहा है ए
एंड बी, और चौथा दे रहा है डी ओनली, मैंने ओनली डी। इसमें हमारा ये होगा बी और सी होगा -273 के या 460 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारा होता है। इसको याद रखना रमेश, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें सीधा सा कन्वर्सन का थोड़ा सा पार्ट आता है। कन्वर्सन का हल्का फल्का कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 273 केल्विन या कुछ भी दे दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस इज, इस टाइप का, मैंने कंजुगेट नहीं, जस्ट इसके आधार पे कुछ देख लीजिएगा कि सबके बीच जो रिलेशन है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, या सी को केल्विन में, ये सब जो है इज इक्वल टू, पहला 273 केल्विन, 273 केल्विन, दूसरा दे दिया 303 केल्विन, ये दे दिया 30 केल्विन, चौथा दे दिया नन ऑफ दीज, इस टाइप का तुमको दे दिया, तो सीधी सी बात है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 303 केल्विन, क्योंकि जानते हो कि सी बराबर क्या होता है, के प्लस 273 होता है, सॉरी के बराबर जो होता है ये सी प्लस 273 होता है। सी कितना हमारा है 30 है, प्लस 273 कर दो, ये हमारा 303 केल्विन आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 65 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 65, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे दे देगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, पहला मास, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, तीसरा टेम्परेचर, और चौथा नन ऑफ दिस। ये याद रखना हर में से, ये हमारा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, याद रखो। अलग अलग, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट अलग होता है, अलग अलग होता है। हीट कैपेसिटी बोलेगा किस पर निर्भर करता है, तो लिख देना मास पे। इसके अलग से क्वेश्चन ही बना देते हैं उसको। यहाँ यदि ये दे दे 66 में कि हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, यहाँ ए में दे रहे हैं मास, बी में दे रहे हैं टेम्परेचर, सी में दे रहे हैं बोथ ऑफ एबव, और डी में दे रहे हैं नन ऑफ दिस। इसमें हमारा मास पे होगा, याद रखना एक चीज़ को, ये मास पे हमारा। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन नंबर 67, लेटेंट हीट से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ कहेगा कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट, या एक चीज़ हो, इसके पहले एक चीज़ और देख लो, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट ए नंबर -4 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर 4 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर 1 डिग्री सेल्सियस, डी नंबर नन ऑफ दिस। यहाँ पे नन ऑफ दिस ये हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 68 पे चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 68, द वॉल्यूम ऑफ, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम, जस्ट उल्टा रिवर्स होगा, और यही ऑप्शन दे देना 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम होता है और डेंसिटी मैक्सिमम होता है। आज यहाँ तक रहने दो, नेक्स्ट क्लास से फिर हम, नेक्स्ट वीडियो आज संभावना है डालने की। 68 क्वेश्चन आपके पास हैं,
इसको ध्यान से देखना, पैटर्न यही है। और थॉरोली जो स्टडी कर रहे हो उसको स्टडी करो, आपके साथ हैं हम। जब भी कभी ज़रूरत मेरी पड़ती है तो हम हर हमेशा वीडियो में आपके साथ रहेंगे। ठीक है, ओके, गुड डे, ऑल द बेस्ट।